नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजीएससी बीकानेर 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज ग्रेड फर्स्ट सेकंड नीट। और इससे जुड़ी हुई वो हर एग्जाम जिसमें ये टॉपिक्स आने वाले हैं। देखिए, इस क्लास में हम जीरो से नहीं बल्कि माइनस से लेकर चलेंगे, ताकि वो विद्यार्थी भी सीख पाए जिसको अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। तो आराम से नोटबुक लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा। मेरी क्लास का पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं साथ में समझाऊंगा बोर्ड पर। डी नोट मैं खुद बोल के करवा दूंगा, आपको साथ में भागने की लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिएगा। ये क्लासेस जैसे यूट्यूब की जैसे क्लासेस रहती है वैसे नहीं रहने वाली है, एकदम ऑफलाइन माहौल वाली रहने वाली है। तो एकदम तसल्ली से शांत जगह बैठ के पेन कॉपी लेके शुरू करिए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एंजाइम। ये क्लास दोनों मीडियम में रहने वाली है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो मीडियम में कोई इशू नहीं है। सबसे पहले बात आती है कि एंजाइम होते क्या है सर। बहुत बार पढ़ लिए एंजाइम, जगह जगह पे आते हैं, मतलब क्या है इसका। देखिए, अपने सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ते खुद डायरेक्टली नहीं है, आपने उनसे कुचरनी करी, कुछ भी करी हो, वो आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, वो मौके की तलाश करेंगे। जब आपका किसी और के साथ लड़ाई होगा तो सामने वाली पार्टी को जाकर आपके ऐसे भेद बताएगा, ऐसी आग लगाएगा कि वो खुद का बदला ले लेगा। वो खुद उसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन वो आपकी लड़ाई को बढ़ा देगा, आपकी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा और खुद आप प्रभावित रहेगा। ऐसा कुछ काम एंजाइम करता है, लेकिन इसका काम थोड़ा पॉजिटिव वे में है, अपने शरीर के फायदे के लिए होता है। तो इससे पहले कि हम इसमें परिभाषाएं लिखनी शुरू करें, दो फैक्ट्स जो हैं जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लिख लेते हैं। पहला फैक्ट आता है कि एंजाइम शब्द किसने दिया। एंजाइम शब्द दिया था कुहने ने, लिख लीजिए साथ में। एंजाइम शब्द किसने दिया? कुहने ने। ये नाम है इनके ऐसे, अपने वाला पंडित गए ही नहीं है वहां पे, वरना रमेश, सुरेश, महेश, पंडेश जो भी लिख देते ना। चलिए, और दूसरा आता है कि एंजाइम की खोज किसने करी। तो एंजाइम की खोज किसने करी? वो की थी बुकनर ने। एंजाइम शब्द किसने दिया? कुहने ने। बोलो, एंजाइम शब्द किसने दिया? कुहने ने। शब्द किसने दिया? कुहने ने। और खोज किसने की? बुकनर ने। चलिए, अब बात आते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि भैया, अगर जैसे मान लो जनरली एग्जाम में नहीं पूछ जाती एग्जाम, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए, हाँ यार नोट सुंदर लगे तो मैं परिभाषा भी लिखा दीजिए। तो साथ में परिभाषा को आप लिख ही लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वे कार्बनिक पदार्थ, या फिर लिखो सजीवों में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ या यौगिक, सजीवों में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ या यौगिक जो सजीवों में जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को, जो सजीवों में जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है, एंजाइम कहलाते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ या यौगिक जो सजीवों में जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। जैसे पहले समझाया था वही सीन कि ये क्या करते हैं, किसी भी जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। और सिर्फ साथ में एक लाइन ऐड करना चाहो तो ये कर दो कि स्वयं जो है अप्रभावित रहते हैं। चलिए, इसमें आगे चलते हैं और इसमें कुछ एक दो फैक्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। साथ ही साथ में चैप्टर के साथ में जब फैक्ट्स आ जाते हैं तो पहला पेज ओपन करते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं तो अच्छा रहता है, याद करने में आसानी रहती है। सबसे पहली बात आती है कि भैया अपने को क्या पता चला कि एंजाइम उत्प्रेरकीय प्रकृति का होता है। उत्प्रेरक समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वे केमिकल्स जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। पढ़ा होगा, है ना। जैसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें NiPd, Pt उन उत्प्रेरकों को हम यूज करते हैं, है ना।
लिख लीजिएगा, एंजाइम की उत्प्रेरकीय प्रकृति की व्याख्या किसने की? सर्वप्रथम बर्जीलियस ने। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस वैज्ञानिक है बर्जीलियस। एंजाइम की उत्प्रेरकीय प्रकृति की व्याख्या किसने की? बर्जीलियस ने की थी। अच्छा, जब आपने खोज लिखी तो इसके साथ में यह भी लिख लो कि सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था। मैं यहां लिख रहा हूं, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम था जाइमेज। कौन सा था? जाइमेज जो था वो सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम था। और कहां खोजा गया था? यीस्ट में। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? यीस्ट में खोजा गया था जाइमेज। चलिए, लिख लिया होगा आपने। चलिए, अब तक जो पढ़ा है वो फटाफट से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम होते क्या है? एंजाइम वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किसी सजीव के शरीर में जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है? उत्प्रेरकीय होती है। और ये सबसे पहले किसने बताया? बर्जीलियस ने बताया था। एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। एंजाइम की खोज बुकनर ने की थी। और सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? जाइमेज था। अच्छा, फिर दो फैक्ट और छोटे छोटे से। वो फैक्ट कौन से? पहली बात ये, चलो उन फैक्ट्स को आगे लेंगे, है ना, ताकि आपको टॉपिक के साथ में समझ आए। आगे आप हेडिंग डालिए, एंजाइम के विशिष्ट गुण। एंजाइम के विशिष्ट गुण। जब हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल गया कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की खोज किसने की, एंजाइम शब्द किसने दिया, इसकी उत्प्रेरकीय प्रकृति होती है ये किसने बताया। तो अब एंजाइम के बारे में कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए और एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एंजाइम के विशिष्ट गुण आपने हेडिंग डाली होगी, इसमें सबसे पहली चीज आती है, वो आती है एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति। एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति। या तो आप सबसे पहले फ्लो चार्ट के रूप में आप नोट कर लीजिए जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहली चीज कौन सी है? एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति। दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें एंजाइम की ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता। फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम की पीएच पर निर्भरता। जब ताप और पीएच इन दोनों का पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम की क्रिया कारक पर निर्भरता। या क्रिया कारक वैशिष्ट गुण कहते हैं, क्रिया कारक पर निर्भरता। उसके बाद क्या रह गया इसमें? देखो आप, प्रोटीन प्रकृति हो गई, ताप पर निर्भरता हो गई, पीएच पर हो गई, क्रिया कारक निर्भरता हो गई। फिर आती है एंजाइम की कोलाइडी प्रकृति। कैसी प्रकृति? कोलाइडी प्रकृति। और एक लास्ट चीज आती है एंजाइम की उभयधर्मी प्रकृति। ये कुछ बेसिक्स इनके गुण हैं जो हमें इसमें पढ़ते हैं वन बाय वन। तो आपने डिनोट कर लिया होगा, डिनोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके एक बार डिनोट कर लें, मैं आगे चलता हूं उसमें। हाँ,
सबसे पहली चीज आती है एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति। क्या मतलब है इसका? एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति का मतलब है कि सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। दोबारा सुनिएगा, जितने भी एंजाइम हैं वो सारे किससे बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। क्या ये सही बात है? जनरली सही बात है, क्योंकि हर चीज का अपवाद होता है। इसका भी एक अपवाद है, और इसका अपवाद जो है वो है राइबोजाइम। अपवाद क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम तो सर बोले ये प्रोटीन का नहीं बना? नहीं बना, ये बना है न्यूक्लिक एसिड से। किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड दो ही है, आरएनए और डीएनए। तो ये किससे बना है? ये बना है आरएनए से। बाकी सारे एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये किसको पता चला सबसे पहले कि प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम? दो साइंटिस्ट थे जो काफी समय से इस पर काम कर रहे थे, जिनका में से एक का नाम है सुमनर। क्या नाम है? सुमन नहीं है, सुमन के आगे रे और लगाना है, सुमनर। और दूसरा है नॉर्थरॉप। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया सबसे पहले कि एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति होती है। सुमन के आगे रे लगा देना, उसको ऊपरली साइड रोप यानी रस्सा देकर लटका देना, बस फांसी मत दे देना यार, लटका देना बस। सुमनर और नॉर्थरॉप, इन दोनों ने बताया कि एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति होती है। अच्छा, जब प्रोटीन है एंजाइम तो उसका क्रिस्टलीकरण भी संभव होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है उसका क्रिस्टलीकरण संभव होता है। प्रूफ तो करना पड़ेगा। आपने कह दिया कि भैया प्रोटीन प्रकृति है, तो कहने से क्या चल रहा है? कहने से कुछ नहीं होता, कहना कुछ भी कहते हैं। तो एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किसने किया? सुमनर ने। ध्यान रखना, इस बार नॉर्थरॉप उसको तो आपने रस्सी से लटका दिया, बेचारा नीचे उतरी नहीं। तो क्रिस्टलीकरण अकेले किसने किया? सुमनर ने किया था। सुमनर ने क्या किया? एंजाइम का क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण क्यों हो पाया? क्योंकि एंजाइम किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। तो सुमनर ने एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। अब सवाल उठता है, किस एंजाइम का सुमनर ने क्रिस्टलीकरण किया? एंजाइम का नाम भी लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। वो जो एंजाइम था उसका नाम था यूरिएज। यूरिएज एंजाइम का सुमनर ने क्रिस्टलीकरण किया, और इस काम के लिए इसको 1947 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसको तो लटका के इसकी जिंदगी खराब कर दिया आपने। क्यों लटका इसको रस्से पर? नॉर्थरॉप नाम है सर। सुंदर ने काम किया, अकेले क्रिस्टलीकरण किया, तो इस बेचारे को क्या मिल गया? नोबेल मिल गया 1947 में। चलिए दो तीन चीजें लिख लेते हैं। अब हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले हेडिंग आपने क्या डाली थी? एंजाइम के विशिष्ट गुण। उसमें पहली हेडिंग डालिएगा एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति। एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति। चलिए देखिए, सबसे पहले सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये भी लिखिए साथ में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। चलिए आगे लिखिए।
अपवाद, अपवाद में लिखिएगा राइबोजाइम। राइबोजाइम किससे बना है? आरएनए से बना है। कोष्टक में लिख दीजिएगा न्यूक्लिक एसिड से बना। आरएनए लिखिएगा सबसे पहले। एग्जाम में न्यूक्लिक एसिड नहीं देकर आरएनए दे देते हैं पहले, और आप फोकस किस पे कर चलता हूँ? न्यूक्लिक एसिड पे। तो न्यूक्लिक एसिड तो दो है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो राइबोजाइम बना है आरएनए का और ब्रैकेट में न्यूक्लिक एसिड। आगे लिखिए, एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति की व्याख्या। एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति की व्याख्या सर्वप्रथम सुमनर और नॉर्थरोप ने की। सुमनर और नॉर्थरोप ने की। आगे लिखिए अगली लाइन में, सुमनर ने सर्वप्रथम एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। सुमनर ने सर्वप्रथम एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। और कब किया यह भी लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, 1926 में किया था। ठीक है, फिर आगे लिखिए, किस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया? यूरिएज का। लिख लीजिएगा, यूरिएज का क्रिस्टलीकरण किया था। और नीचे लिख लीजिए कि इसके लिए इसको 1947 में नोबेल दिया गया, या फिर इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1947 में नोबेल दिया गया। नोबेल पूछेगा नहीं, लेकिन तसल्ली के लिए लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन प्रकृति की हमने बात कर ली। अब दूसरी चीज आती है ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता। देखिए इस पॉइंट के बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बोले कैसे सर? अब देखा होगा कि घर में जनरली जब दूध होता है अपना, तो उसको बार बार गर्म करना पड़ता है, वरना वो फट जाता है। या फिर बहुत सी चीजें कोल्ड स्टोर में रखी जाती है ताकि खराब ना हो। तो वो चीजें भी क्यों रखी जाती है? क्योंकि एंजाइम की तापमान पर निर्भरता होती है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि कोई भी एंजाइम हो, उसकी जनरली जो परास हम देखते हैं वो होती है 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। इस रेंज में एंजाइम जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया उसकी सक्रिय या क्रियाकारी एनर्जी होती है। इससे कम या ज्यादा जैसे ही होती है तो तापमान की जो क्रियाशीलता की दर है वो घट जाती है। जैसे सर अगर इसको बढ़ा दें, 35 डिग्री सेल्सियस है, उसको बढ़ा दें, किसी चीज को दूध को जैसे गर्म कर दिया या फिर खाने को गर्म कर दिया, जो भी है, तो क्या होता है, जो एंजाइम है वो एंजाइम विकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। और अगर तापमान को कम कर दिया जाए तो, जैसे कोल्ड स्टोर में हम करते हैं, उस स्थिति में जो एंजाइम है वो हो जाते हैं निष्क्रिय। एंजाइम क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो एग्जांपल बताई दिए जैसे मैंने अभी, एक तो कौन सा, किसी भी खाने की चीज जो है उसको बार बार गर्म करना, इससे पता चलता है। और दूसरा जो कोल्ड स्टोर है उसमें खाद्य सामग्री का लंबे समय तक सेफ रहना। हाँ? तो इससे पता चलता है कि यार तापमान पर निर्भरता तो है। चलिए ये चीज आप समझ गए तो एक सवाल डिनोट करिए। मैं सवाल लिख रहा हूं, आप साथ साथ में उसको लिखते जाइए। चलो पहले ये लिखवा देता हूं फिर सवाल कराता हूं। चलो पहले लिख लीजिए, ताप हेडिंग डाल लीजिए, तापमान पर निर्भरता। एंजाइम की किस पर निर्भरता? तापमान पर निर्भरता। लिखिए,
सभी एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। उच्चतम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। इससे कम ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और अधिक ताप पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं। अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, इसीलिए खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर या फिर उसे बार बार गर्म करने का सहारा लिया जाता है। अब किसे कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, किसे गर्म किया जाएगा, इतना कॉमन सेंस तो आप में है। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा भले से। चलिए मैं सवाल बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा सीधे सीधे। सवाल ये है, लिखो, यदि किसी एंजाइम के वातावरण का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। यदि किसी एंजाइम के वातावरण का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो लगा करके ऑप्शन नंबर 1 लिखिए। यह ऑप्शन है सवाल के, ऑप्शन नंबर 1, एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एंजाइम की क्रियाशीलता घटेगी। तीसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता बढ़कर घटेगी। और चौथा ऑप्शन है क्रियाशीलता घटकर बढ़ेगी। चलिए आपने हिसाब से लगाइए अनुमान। हमने क्या करा है, किसी एंजाइम के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। तो उस स्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी, घटेगी, या बढ़कर घटेगी, या घटकर बढ़ेगी? अपना अपना आंसर लिख लीजिए और अब देखते हैं, विचार करते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा कि एंजाइम की जो सर्वाधिक क्रियाशीलता होती है वो होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 20, ठीक है। यहां पे ऑप्शन में क्या है, 10 डिग्री, यानी इस रेंज से कम है, और ये बढ़ा कहां तक रहा है, 50 तक, यानी इस रेंज से भी अधिक है। तो मान लीजिए जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए
और जब इस रेंज में आएगा तो इसकी क्रियाशीलता पहले क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि पहले क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे ये 35 से पार हो चलेगा तो एंजाइम क्या होने लगेगा, विकृत होने लगेगा। तो फिर क्या होगी, इसके दर घटेगी। तो उसका तीसरा ऑप्शन सही है। नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। जितोरा मत करिएगा, इतने ही पढ़ाएंगे, मुझे पता है ऑनलाइन ज्यादा पढ़ने का आपको अनुभव नहीं है। अनुभव छोड़ो, नियत ही खराब रखी है। कॉलेज में आने के बाद बच्चे पढ़ते नहीं है, वो उसका एंजॉयमेंट में लायक रहती है। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, और वो है पीएच पर निर्भरता। क्या एंजाइम पीएच पर भी निर्भर करता है? सबसे पहले जिनको पीएच का नहीं पता वो सरलतम शब्दों में ये पढ़ लीजिएगा, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम। अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम। अगर पीएच 7 से कम है तो कौन सा माध्यम होगा, अम्लीय। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो कौन सा होगा, क्षारीय। ये कहां से शुरू होता है, 0 से 14 तक इसको हम रेंज मानते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पीएच पर क्या निर्भरता होती है एंजाइम की। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ एंजाइम जो है वो सिर्फ अम्लीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं। कौन कौन से में सबसे पहले आप शुरू कर लीजिएगा। जैसे आपने आमाशय में पढ़े होंगे, पेप्सिन पढ़ा है आपने, रेनिन पढ़ा है आपने, हाँ? अपने मुंह में जो लाल ये एमाइलेज है वो भी लगभग 6.8 पीएच पे काम करता है। तो ये भी क्या है, लगभग अम्लीय माध्यम में काम करता है। बोले बात तो सही है। और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। जितने भी आंतरिक एंजाइम हैं आपके, जो आंत में स्रावित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं। कौन कौन से, माल्टेज मान लो, या फिर अपने जो अग्नाशय से स्रावित होता है कौन सा, लाइपेज मान लो, हाँ? इसके अलावा ट्रिप्सिन मान लो, अग्नाशय से स्रावित होता है ये भी। तो ये सारे कौन से माध्यम में काम करते हैं, ये क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, है ना। तो इसका मतलब एंजाइम जो है वो पीएच पर तो निर्भर करता है ना। चलिए लिखना शुरू करिए इसमें आगे, पीएच पर निर्भरता। लिखिए, सभी एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम पीएच की एक विशिष्ट परास पर ही कार्य करते हैं। लगभग सभी एंजाइम पीएच की एक विशिष्ट परास पर ही कार्य करते हैं। जैसे पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, लाइसोसोम, ये सब किस पे काम करता है, ये अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। लिख लीजिए, ये अम्लीय माध्यम में क्रियाशील रहते हैं। आगे लिखिए, आंतरिक एमाइलेज या अग्नाशयी जो एमाइलेज एंजाइम है, जैसे माल्टेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, जैसे माल्टेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन इत्यादि, ये क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये जनरल बेस हम बात करते हैं इसमें। इस माध्यम में ये क्या करते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं। मैं अगले पॉइंट को छोड़ के पहले इस पर आना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा एक दूसरे के अपोज में होते हैं।
ये जनरल वे में हम बात करते हैं कि इस मीडियम में ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, लेकिन एंजाइम की उभयधर्मी प्रकृति भी होती है। उभयधर्मी का मतलब ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में कुछ कुछ क्रिया करने योग्य होते हैं, और कुछ एंजाइम पीएच को छोड़कर प्योर उभयधर्मी प्रकृति को शो करेंगे। क्यों करेंगे? अभी हमने पढ़ा एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, और एमिनो एसिड में एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, यानी क्षारीय भी और अम्लीय भी दोनों ग्रुप पाए जाते हैं इसमें, एमिनो एसिड में, यानी कि प्रोटीन में। इस वजह से एंजाइम उभयधर्मी प्रकृति दर्शाने में हिचकिचाता नहीं है। वो बोले चलो अपन ठीक है यार, नहीं मिल रहा माध्यम, जैसे कई बार माउथ की पीएच ज्यादा भी हो जाती है 7 से, जनरली 6.8 मानते हैं, ज्यादा भी हो जाती है, हमारे से काम तो करेगा, मत भी करेगा, काम करेगा ये, तो इसलिए इसकी उभयधर्मी प्रकृति भी दर्शाई जाती है। ये लिख दिया, तो अगली हेडिंग आप ये डाल दीजिए, एंजाइम की उभयधर्मी प्रकृति। एंजाइम की उभयधर्मी प्रकृति लिखिए इसमें, चूंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एमिनो एसिड, या हिंदी वाले लिखना चाहें तो अमीनो अम्ल, है ना। चूंकि एंजाइम प्रोटीन या एमिनो अम्ल के बने होते हैं एवं एमिनो अम्ल में अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह पाए जाते हैं। इसलिए एंजाइम उभयधर्मी प्रकृति भी दर्शाते हैं। इसलिए एंजाइम उभयधर्मी प्रकृति भी दर्शाते हैं। तो हमने कौन सा कर लिया? प्रोटीन प्रकृति की बात कर ली, तापमान प्रकृति पीएचपी भी कर ली, और उभयधर्मी को भी हमने मान लिया। अब बात करेंगे क्रिया कारक पर निर्भरता। इस बात के बारे में आप सभी लोग वाकिफ हैं। कैसे? अपने 10th क्लास में चैप्टर था, बहुत इजी लगता था सबको, कौन सा? पाचन तंत्र। उसमें हम क्या पढ़ते थे? उसमें हम पढ़ते थे एमाइलेज जो है, लारी एमाइलेज, वो किस पर काम करता है? वो काम करता है कार्बोहाइड्रेट पर, है ना। पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, ये किस पर काम करते थे? प्रोटीन पर काम करते थे। जो लाइपेज है वो किस पर काम करता था? वसा पे काम करता था। ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी होगी उस टाइम पे। यानी कि एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी विशिष्ट क्रिया कारक पर ही क्रिया करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसमें। तो लिखिए इसमें आगे, एक एंजाइम एक विशिष्ट क्रिया कारक के प्रति ही संवेदनशील होता है। एक एंजाइम एक विशिष्ट क्रिया कारक के प्रति ही संवेदनशील होता है। और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं। सॉरी,
चलिए आगे चलते हैं फिर। अंतिम पॉइंट है कोलाइडी प्रकृति। इसका क्या मतलब है? आपने 12th क्लास में एक चैप्टर था ठोस अवस्था, और उसके बाद था विलयन, सेकेंड चैप्टर। विलयन आपने पढ़ा होगा, पदार्थों के साइज के आधार पर बांटा गया था, है ना। उसमें जो बीच में रखा गया था वो रखा गया था कोलाइड्स को, ठीक है। तो कोलाइड्स में क्या होता है, जो उनका सरफेस एरिया होता है, कोलाइडी कणों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इस वजह से ये ज्यादा क्रियाशीलता या ज्यादा क्रिया कर पाएंगे। एंजाइम जो है उनकी भी प्रकृति कैसी होती है, कोलाइडी होती है। उनके कणों का आकार जो है वो कोलाइडी कणों के समान होता है। उस वजह से इनकी जो क्रिया करने के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनको ज्यादा अवेलेबल होता है, जिससे क्रिया ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, लिखिए, इसमें भी छोटा सा पॉइंट है, लिखिए। एंजाइम में कोलाइडी प्रकृति होने के कारण, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः यह अधिक क्रिया कारकों से क्रिया करके उन्हें शीघ्रता से उत्पाद में बदल देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लास की टाइमिंग क्या, उसके अकॉर्डिंग, वरना आप कहोगे यार क्लास लंबी होगी। चलो ठीक है, आज के लिए ना, ठीक है। अगली क्लास में हम जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि एंजाइम के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम। एक चीज होती है उनका क्लासिफिकेशन, एंजाइम का भी अलग से क्लासिफिकेशन और किया गया है। जैसे कई बार एग्जाम में देते हैं 5, 1, 1, 2 ऐसे करके बॉक्स बना देते हैं बीच में, और पूछते हैं यह एंजाइम किस वर्ग से संबंधित है। ग्रेड फर्स्ट सेकंड में इससे जनरल सवाल आते हैं, नीट में भी क्या पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कुछ चीजें हैं कि भैया एंजाइम जो है उनकी डिपेंडेंसी किस किस पर है, निर्भरता किस किस पर है। जनरली हमने बात कर ली, तो ये तो एक पॉइंट आने वाला है, बस ज्यादा पूछेंगे। और फिर कुछ जनरल फैक्ट्स जो है अपने सामने आएंगे। छोटा 1 घंटे की क्लास और होगी, फिर आपका एंजाइम कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।